बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है, दो टॉपिक्स हैं, IAS 10 और 37। हमने इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर ये स्टैंडर्ड इस तरीके से कह रहा है, अकाउंटिंग में ये होता है, 10 ये कहता है, 37 ये कहता है, तो आपको पता हो कि आपने उस चीज को देखते हुए ऑडिट में उसको किस तरीके से यूज करना है स्पेशली। ठीक है। मतलब अकाउंटिंग के बाद ऑडिट की बात होती है। ऑडिट है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही चेक करना है ना, एज पर अकाउंटिंग, एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, तो हम उसी की डिस्कशन करने लगे हैं कि 1037 में क्या क्या है, किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या लॉजिक से हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप क्वेश्चन की टैब में उसको टाइप करके भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि, बल्कि ये ठीक है, आप यहीं टैब पे ही टाइप करके भेजें, मैं इसको साथ साथ देख लूंगा। जब हम एक एरिया डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम 10 की बात करें तो इसका नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मैं किसको कहता हूं? ईयर एंड। हर कंपनी का एक साल का इख्तिताम होता है, उस डेट को हम कहते हैं ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट, यानी कि ठीक है। उसके बाद अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं तब मैंने क्या करना है, उसके बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे गाइड करता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है, उसको मैं देखूंगा। अब ये जो इवेंट होता है, ये होता कब है? रिपोर्टिंग डेट के बाद। और इस इवेंट की बेस पे, अब लेट से कोई सेल हुई है या कोई परचेज हुई है, इसका मतलब है उसकी ट्रांजैक्शन चाहिए ना। अब ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग डेट के, ये रिपोर्टिंग डेट की अगर लाइन है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है, इवेंट हुआ है यहाँ पे, तो हमने देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या मैंने यहाँ पे करनी है या वापस आके रिपोर्टिंग डेट में यहाँ पे करनी है। ये मुझे देखना पड़ेगा। ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा IAS 10 कि मैंने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, इसका इसके साथ क्या करना है, और इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है। ये सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको IAS 10 में। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन एंड व्हाट, दो चीज हमेशा याद रखिएगा। IAS 10 क्या कहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें हमने क्या चीजें निकालनी है, क्या देखना है। इसमें इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, व्हेन एंड व्हाट। अब व्हेन को अगर हम मजीद एक्सप्लेन करें तो व्हेन में क्या है, इसको देख लेते हैं। व्हेन ये उस वक्त आएगा जब मैं बात करूंगा एडजस्टमेंट्स की। जो इवेंट हुआ था उसकी जो ट्रांजैक्शन करनी है, उसकी एडजस्टमेंट। अब जब हम बात करते हैं ना एडजस्टमेंट की, हम बात करते हैं जनरल एंट्री की, डबल एंट्री की। अब डबल एंट्री जब होती है तो ये अल्टीमेटली किसी ना किसी जगह पे इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में जाके डेबिट क्रेडिट होती है। इसका मतलब कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा मेरा व्हेन में। व्हाट में क्या आएगा? अगर डिस्क्लोजर है, लेट्स से कि मुझे स्टैंडर्ड, अभी कोई इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, कोई इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई इवेंट हुआ है रिपोर्टिंग डेट के बाद। ये रिपोर्टिंग डेट थी, रिपोर्टिंग डेट के बाद इवेंट हुआ यहां पे रिपोर्टिंग डेट से पहले या रिपोर्टिंग डेट के बाद। हम दो काम करते हैं, या उसकी एंट्री करते हैं या उसका डिस्क्लोजर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस एरिया की। किस एरिया की? सिर्फ इस एरिया की, कि हमने अगर यहाँ पे कोई इवेंट हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ही अहम हो, उसके साथ क्या करना है। या तो हम उसके साथ एंट्री करेंगे, ये व्हेन में फॉल करेगा, भाई कब करनी है। ठीक है। और व्हाट में अगर उसकी एंट्री नहीं करनी और उसकी नेचर डिस्क्लोजर वाली है तो हम उसका डिस्क्लोजर देंगे। ये IAS 10 का ऑब्जेक्टिव होगा। अब हमें IAS 10 गाइड करेगा कि किस जगह पे हमने व्हेन वाली सिचुएशन लगानी है और किस जगह पे हमने व्हाट वाली सिचुएशन लगानी है। हम चलते हैं अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इवेंट्स अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद हो तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस हैं, या वो फेवरेबल होगा या वो अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल ये है कि मेरी कंपनी के लिए, जिस कंपनी को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे ये उसके लिए मुझे बेनिफिट्स दे रहा है, या मुझे उसके लिए नुकसान हो। लेट्स से कि कोई आग लग जाती है, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है,
कोई डिजास्टर आ जाता है, तो ये इवेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या मुझे वो फायदा दे रहे होंगे या उनका मुझे नुकसान होगा। ठीक हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इवेंट्स कब से कब तक होते हैं। एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड जैसे ही एंड हुआ, और एक ऐसी डेट, कौन सी डेट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज किया जाता है कि हाँ इसको इशू कर दो। ठीक है, अब हमने ये बात की इवेंट्स हमारे लिए फायदा मंद होंगे या नुकसान होंगे। दोनों केसेस में मेरे पास इवेंट्स है, मैंने या उसकी एंट्री करनी है या मैंने उसका डिस्क्लोजर देना है। अब ये एंट्री या डिस्क्लोजर ये दोनों अकाउंटिंग है। अब हमने करनी तो है अकाउंटिंग। अब हम देख रहे हैं कि यार ये इवेंट कौन सा इवेंट है जिसको मैं जो है ना IAS 10 में फॉलो करवाऊंगा। वो है, कहता है कि रिपोर्टिंग डेट जैसे ही खत्म हो उस डेट से लेकर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज किया जाता है कि हाँ जी इशू कर दो, इन दो डेट्स के दरमियान का इवेंट्स मेरा कौन सा होता है, IAS 10 का इवेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का साल का जो एंड है वो है 30 जून। ठीक है जी, एक कंपनी के साल का जो एंड है वो क्या है, 30 जून है। हम बात करते हैं, हम ले आए यहां पर रिपोर्टिंग डेट दैट इज 30th जून। अब आपको पता है कि जहां पे, जिस मुल्क में आप होते हैं वहां पे आपको जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जो है ना लोकल लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे लॉ के हिसाब से AGM कब होती है, रिपोर्टिंग डेट यानी कि ईयर एंड के 4 महीने के बाद, यानी कि 120 दिन स्पेसिफिक वो बताता है कि आपने 120वें दिन या 120 दिन के बाद अगले दिन आपने ये AGM करनी है। ये आपको बेहतर पता होगा लॉ में, बट ये है कि 120 दिन का गैप होता है रिपोर्टिंग डेट से AGM तक। अब इस AGM में हमने सब कुछ करना होता है। हमने अकाउंट्स डिस्कस करने हैं, हमने अदर मैटर डिस्कस करने हैं, हमने 100 चीजें डिस्कस करनी है, जो BOD हैं, जो CEOs हैं, 1000 तरह के मैटर्स हैं। क्योंकि साल में ये AGM एक दफा हो रही है तो साल के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें एक मेन काम होता है अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे तो वो जो एक रिपोर्ट इशू करते हैं ऑडिटर भी, और उनकी एनुअल रिपोर्ट भी, और एनुअल रिपोर्ट में अकाउंट्स भी आते हैं। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट भी आती है जो ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। ये सारी चीजें इस एनुअल रिपोर्ट में शामिल होती हैं, अकाउंट्स और ऑडिटर वाला काम। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे तो मैं अपनी पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को बुला के बैठा हूं, तो मुझे ये दिखाने पड़ेंगे हाँ जी हमने ये अकाउंट्स बनाए, ये मेरे ऑडिटर्स ने इनको ऑडिट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम था तो उन्होंने निकाल दिया, हमने एडजस्टमेंट्स की, कुछ इवेंट्स हुए साल के बाद हुए, किसी का हमने डिस्क्लोजर दिया, किसी की हमने एडजस्टमेंट की। ये सब कुछ इसमें उन्होंने बताना होता है अपने यूजर्स को। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो गया। अब वो इससे पीछे क्या होता है, इससे पीछे होता है कि यहाँ पे हमें नोटिस भेजना होता है। आपको पता है कि नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं, 21 दिन AGM से पहले। जब आपकी AGM होगी उससे 21 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करनी है तो 21 दिन पहले मैं नोटिस भेज रहा हूं। अब मुझे एक बात बताए, अगर मैं शेयर होल्डर हूं और मेरे पास नोटिस आता है, वो कहते हैं हाँ जी आ जाओ AGM के लिए, मैं AGM में जाऊं, मुझे पता ही ना हो अकाउंट्स की क्या बातें होनी है, इसका मतलब ये है कि इस नोटिस में मुझे अकाउंट्स भी भेजने पड़ेंगे। अप्रूव तो यहां पे होंगे बट फाइनल ड्राफ्ट जो है ना नोटिस के साथ आपको भेजना पड़ता है, जो कि हम AGM से 21 दिन पहले भेज रहे होंगे। 7 अक्टूबर, ये डेट्स भी आ रही हैं उस हिसाब से, 30 जून के हिसाब से। AGM 28 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमने नोटिस भेजना है। अब ये जो नोटिस भेजना है इसमें हमने अकाउंट्स शामिल करके भेजने हैं, जो कि ड्राफ्ट अकाउंट्स है। ये अब ड्राफ्ट अकाउंट कब फाइनल होंगे, BOD की एक मीटिंग होगी जिसमें वो सारी चीजों को, जिसमें वो सारी चीजों को देखेंगे, सारे इश्यूज को देखेंगे, सारे इवेंट्स को देखेंगे जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हुए या जो रिपोर्टिंग डेट तक हुए। हर एक चीज को देखने के बाद जब वो उसको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ओके करवा लेंगे, ऑडिटर से भी उसको वेरीफाई करवा लेंगे, वो अब कहेंगे हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इशू कर सकते हैं, अब इसको शामिल करके नोटिस में भेज दो शेयर होल्डर्स के पास। इसका मतलब ये हुआ हमें देखना पड़ेगा कि किस एरिए तक के इवेंट्स हमारे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल हैं, जो कि नोटिस में इंक्लूड होके शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हैं, ये एरिया।
ठीक है, कौन सा एरिया? ये एरिया, इस एरिया में देखें, इस डेट तक, बिफोर दिस डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट की जाती हैं और ऑथराइजेशन के लिए रेडी की जाती हैं। जब इसको बीओडी ओके कर देता है, फिर हम इसको नोटिस के साथ भेज सकते हैं। इसका मतलब यहां से आगे कहानी आउट हो गई, यहां से कहानी आउट होगी। आउट कैसे होगी कि जो एडजस्टमेंट, जो सारी चीजें होनी थी वो बीओडी ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बैठ के डिस्कस कर ली, सारी चीजें फाइनल हो गई। अब वो इसको नोटिस के साथ भेजने लगे हैं और यही चीजें आगे जाके एजीएम में फाइनल होंगी, एजीएम में डिस्कस होंगी, दिखाई जाएंगी, क्योंकि इस नोटिस में हमने फाइनल ड्राफ्ट भेजना होता है कि भाई ये चीज है, ताकि शेयर होल्डर्स एजीएम में आने से पहले उसको पढ़ के। अब हमने देखना है कि किस टाइम स्पैन में इवेंट्स हुए जिसको हमने अकाउंट फॉर करना होता है। अब मुझे आपसे एक सवाल है, जितने लोग हैं, क्या अगर मैं ऑथराइज कर देता हूं इश्यूएंस के लिए, सर इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप कर दें प्लीज यार, ये सेशन के बाद मैं भेज दूंगा सर उसामा को, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ये सारी जो है ना 1037 की सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि अगर बीओडी ने ऑथराइज फॉर इशू कर दिया है, उसके बाद अगर मेरे पास कोई इवेंट्स आता है तो उसके साथ मैं क्या करूंगा? आपसे सवाल है, ये बताएं जरा मुझे। कि अगर ऑथराइजेशन डेट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मेरे पास कोई इवेंट आता है, हाँ जी, कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि इस डेट तक हम सब कुछ कर चुके हैं। रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट एजीएम। जी जी, वो तो ठीक है यार, अभी हम इसी साल की बात कर रहे हैं। देखो वो नेक्स्ट ईयर में तो जाएगा, वो तो डेफिनेट सी बात है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर दूं, इवेंट्स अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है, एंट्री तो उसकी रिपोर्टिंग डेट के बाद भी हो सकती है और होगी। इसका मतलब एंट्री होना कॉमन है, एंट्री तो इन एनी केस होगी। हम ये देख रहे हैं क्या ये कोई ऐसी चीज है जो पिछले साल से बिलोंग करती है। अगर पिछले साल से बिलोंग करती है तो इस एंट्री को उस साल में ले आएंगे, इसीलिए तो इसको एडजस्टिंग इवेंट्स वगैरह कह रहे हैं। अदरवाइज जिस डेट पर ट्रांजेक्शन हुई है वो साल के अगले साल खत्म होने के अगले दिन बाद हो जाए, उसकी अगले साल के पहले महीने में पहली तारीख को एंट्री हो जाएगी और वो अगली एजीएम में डिस्कस होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब एंट्री, या अगर उसका कोई डिस्क्लोजर है, ये तो इन एनी केस होना है। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या इसने ईयर एंड के बाद अगले साल में होना है, या इस ईयर एंड से पहले वाला जो साल खत्म हुआ है, जिसका अभी अभी ईयर एंड हुआ है, क्या हमने इस ट्रांजेक्शन या इवेंट को वहां पर लेकर जाना है? हमारी सारी कहानी सिर्फ इस पे बेस कर रही है। ठीक हो गया? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये एरिया है कौन सा, रिपोर्टिंग डेट से लेकर ऐसी डेट जिसमें बीओडी ऑथराइज कर देते हैं कि हाँ जी इशू कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें अगर कोई इवेंट अकर होगा, उसको मैं कहूंगा ये इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, और इसको मैं देखूंगा एज पर IAS 10। IAS 10 मुझे बताएगा, क्योंकि ये जो सारी कहानी हमने देखी, हमने सिर्फ इसलिए देखी कि भाई IAS 10 में क्या आता है। जब हमें पता चल गया कि भाई ये एरिया है जो IAS 10 में आता है, अब मैं देखूंगा कि IAS 10 इस एरिया में जितनी चीजों को ला रहा है, उसमें हमें क्या सजेस्ट करता है कि इन चीजों के साथ आपने क्या क्या करना है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास सिचुएशन थी। क्या इस मैप पे किसी का कोई सवाल है? क्या इस मैप पे किसी का कोई सवाल है? इस मैप पे किसी का कोई सवाल है? चल आगे चलते हैं। अब मुझे IAS 10 ने बताया कि भाई आपके पास एरिया आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला, ठीक है, एरिया आइडेंटिफाई हो गया आपका ये वाला। इसमें जो इवेंट होगा उसको मैं कहता हूं कि IAS 10 में आएगा, और मैं IAS 10 हूं। मैं आपको बता रहा हूं इवेंट्स दो तरह के होंगे। एक इवेंट ऐसा होगा जो एडजस्टिंग है, दूसरा इवेंट ऐसा होगा जो नॉन एडजस्टिंग है। यानी कि IAS 10 ने हमें कहानी में दो चीजें बताई कि या तो उस इवेंट को हम एडजस्ट करेंगे या नॉन एडजस्टिंग। एडजस्ट से ये मुराद है ये जो रिपोर्टिंग डेट से पीछे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट है, ये एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके करनी है।
अदरवाइज अगर मैंने अगले रिपोर्टिंग डेट खत्म हुआ, जुलाई में एक एंट्री ट्रांजैक्शन हुई, मैंने जुलाई में उसकी एंट्री कर दी, एंट्री तो ये भी हो गई। मैं बात कर रहा हूं क्या इस एंट्री ने पिछले साल में जाके एडजस्ट होना है या इसने अगले साल में रहना है। उसके लिए हम समझ रहे हैं IS10 को। IS10 कहता है कि भाई इस इवेंट में दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं एडजस्ट करूंगा पिछले साल में जिसकी अभी मैं अकाउंट्स लेकर बैठा हुआ हूं, या मैं इसको एडजस्ट नहीं करूंगा। उसने दो तरह के इवेंट्स बता दिए, एक है एडजस्टिंग, एक है नॉन एडजस्टिंग। आगे चलते हैं, अब हम इस कहानी को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर चलें। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसकी कंडीशन जब साल खत्म हुआ था तो मुझे मालूम थी। जैसे एक सबसे छोटी और मेन और सिंपल एग्जांपल जो हर बंदे को पता होती है, अगर आपकी कंपनी का कोई लीगल केस चल रहा हो कोर्ट में और वो साल से पहले चल रहा है और उसका साल के बाद डिसीजन आता है, तो मैं इसको कहूंगा इसकी कंडीशंस जब मेरा पिछला साल खत्म हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग डेट तक एग्जिस्ट कर रही थी। इसको कहते हैं कंडीशन एग्जिस्ट करना। इसको क्या कहते हैं? कंडीशंस एग्जिस्ट करना। नॉन एग्जिस्टिंग में कंडीशंस ही रिपोर्टिंग डेट के बाद आई, जो कुछ हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ। चलें, करना क्या है फिर इनका? अकाउंटिंग क्या करनी है इनकी? इस केस में हमेशा हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी, और इस जर्नल एंट्री को हमने क्या करना होगा? डबल एंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके एडजस्ट करना है। लेट्स से कि एक चीज होगी डेबिट और दूसरी चीज होगी क्रेडिट, जो भी एडजस्टमेंट थी। अब ये डेबिट या क्रेडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां पे जाता है वहां पे जाके हमें इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इस चीज को मैं कह रहा हूं कि दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इस इवेंट को मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके एडजस्ट कर रहा हूं। अब ये तो हो गया एडजस्टिंग। फिर नॉन एडजस्टिंग क्या है? नॉन एडजस्टिंग में दो तरह के सिनेरियो, अगर तो वो बहुत ही अहम बात है, ठीक है, बहुत ही अहम बात है, या वो बिल्कुल ही गैर जरूरी बात है। बिल्कुल गैर जरूरी बात को तो हम इग्नोर कर देंगे, बट इसमें जनरल एंट्री तो नहीं होगी, क्योंकि एडजस्टिंग का मतलब भी हम ये ले रहे हैं कि भाई उसकी जो एंट्री होगी उसको जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है। अब ये बात तो अहम है, बट एडजस्टिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसके डबल एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर क्यों देंगे? डिस्क्लोजर क्यों देंगे? ताकि ये इतनी बात अहम थी, मेरे शेयर होल्डर्स को पता लग सके कि एक अहम बात हुई है, जस्ट इसीलिए। ठीक हो गया? अब ये जो डिस्क्लोजर देना है, इसमें हमने करना क्या है? उस इवेंट की नेचर बतानी है, नंबर वन। अगर उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आप एस्टिमेट कर सकते हैं तो वो भी आपने बताना है। लेट्स से कि इवेंट है ABC और आपको लगता है कि यार इसकी वजह से हमारी कंपनी का जो है ना लॉस या एक्सपेंस जो है ना ये हो जाएगा 10 मिलियन फॉर एग्जांपल। अब ये अहम बात है, आप इसका डिस्क्लोजर देने लगे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपने उसकी नेचर बता दी, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आप एस्टिमेट कर सकते हैं तब वो भी आप बता दें। इममटेरियल के केस में सिंपली उसे इग्नोर कर देंगे। अब अगर मैं इस पेज पे देखूं तो उसने ऑलमोस्ट इसमें जो अकाउंटिंग की कहानी है, जो हम ऑडिट में भी अपनी यूज कर रहे होंगे कि भाई अगर स्टैंडर्ड ये कहता है और आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट करके दिया, आप कहते हैं कि यार इसको एडजस्ट कर दो क्लाइंट की फाइनेंशियल टीम को, वो कहते हैं कि मैंने नहीं करना, तो ये तो सीधी सीधी स्टैंडर्ड की वायलेशन हो गई। आप कहोगे भाई नहीं भाई क्यों नहीं करना, ऐसे थोड़ी होता है। आप उनको कहोगे भाई स्टैंडर्ड में ऐसे है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, वो कहते मैं नहीं करना। इतने फिर क्या आएगा? फिर इतने आएगा डिसएग्रीमेंट। ठीक है भाईजान, एक सवाल है, एडजस्ट AGM के नोटिस भेजने के बाद वाले इवेंट्स एडजस्ट नहीं होंगे? आई थिंक यहाँ पे आपको 560 हेल्प आउट करेगा। कुछ कहानी आगे इस इवेंट के बाद आगे लेकर चलता है 560। यहां तक अकाउंटिंग की कहानी है। जब नोटिस चला जाता है, यानी कि नोटिस भेजने तक आपने जो BOD ने ऑथराइज फॉर इशू करना होता है, उस डेट तक IS10 की कहानी है। यहां पे आपकी अकाउंटिंग की कहानी हो जाती है खत्म। फिर इस कहानी को आगे लेकर चलता है आपका ऑडिट स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल में दैट इज 560। वो कुछ चीजें बताता है आपको, कोई ऐसी चीज आ गई उसको एडजस्ट करना है, वो एक्शन लेगा, उनको कहेगा रिवाइज करो, ये करो, वो करो, वो मानते हैं, वो नहीं मानते, आपने लीगल नोटिस देना है, आप एक्सपर्ट से
सीनियर से डिस्कस करेंगे, वट एवर, वो जो सारी कहानी है। बट हम बात कर रहे हैं बीओडी ने जब ऑथराइज फॉर इशू कर दिए, इस टाइम के दौरान जो इवेंट्स हुए उसे मैं कह रहा हूं IS 10 में आएंगे। IS 10 उनको कहता है एक एडजस्टिंग इवेंट होता है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। अब IS 10 कहते हैं कि एडजस्टिंग जो होगा, अगर तो एडजस्टिंग है, वो कंडीशन एडजस्टिंग है, उसकी जर्नल एंट्री करो, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके एडजस्ट करो। कौन सी? जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ईयर एंड के ऊपर लेकर खड़े हुए हैं, ये वाली, इसको जाके एडजस्ट करो। फिर कहता है यार एक इवेंट तो है नॉन एडजस्टिंग है, बट वो इतना अहम है कि मुझे पब्लिक को बताना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में नेचर और फाइनेंशियल इंपैक्ट, कितना कितना उसकी फाइनेंशियल वो हो सकती है, अगर कोई लॉस या एक्सपेंस है, इमटेरियल के केस में इग्नोर करेंगे। अगर आप देखें IS 10 की जो मोटी मोटी पिक्चर है वो यही है। पहली जो हमने पिक्चर देखी कि इवेंट्स किस डेट में फॉल करते हैं, रिपोर्टिंग डेट, और ये जो BOD इशू करता है, ऑथराइज टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है, इस डेट के दौरान ये वाले इवेंट्स हैं। तो मोटी मोटी पिक्चर अगर आप याद रखें, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपिनियन को मॉडिफाई करने के लिए अगर आपको जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें करने के लिए आपके सामने ये बेस्ट पिक्चर है। आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं। नंबर 2, ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सर उसामा से आपको ये नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में। क्या इस पिक्चर के ऊपर कोई आपका, इस स्लाइड या इस एरिया के ऊपर आपका कोई सवाल है? अगर नहीं तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक तो मदद तो यस नो कर दें। ओके, डन हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स, ये देखें, एग्जांपल पे हाथ रखें। कोड केस का मैंने आपको सबसे मशहूर काम बताया, ठीक है। अगर इन्वेंट्री NRV बिलो कॉस्ट आप बेच रहे हैं, उसकी बात कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस पेमेंट्स हैं, सेल ऑफ करंट एसेट्स वगैरह आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो इस तरह की चीजें हैं। ये आप समझाने वाली बात नहीं है, ये आपने पढ़ लेनी है, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये थ्रेड एंगल है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ये भी आपका थियोरेटिकल एंगल है। हाँ, नॉन एडजस्टिंग हम अगर कोई एग्जांपल देखें कि भाई अगर डिविडेंड अनाउंस ही उसने साल के बाद किया हो, तो हमें नहीं पता था कि वो अनाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि 30 जून को साल खत्म हुआ और अगस्त आ गया, अगस्त में बैठे बैठे उन्होंने कहा यार चल कोई बात नहीं, यशी करवाते हैं शेयर होल्डर्स की, उनको जो है ना डिविडेंड देते हैं। क्या याद करेंगे, पिछले 25 साल से हमने उन्हें डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, उन्हें इस दफा ना डिविडेंड देके खुश कर देते हैं। तो कुछ भी ऐसा जिसकी कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, नेचुरल डिजास्टर आ जाए। अब हम अगर कंपनी में बैठे और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूं, ठीक है, तो अगर तो अल्लाह ताला मुझे कोई व्हाट्सएप कर दे या कोई मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दे या कोई वॉइस नोट कर दे, ठीक है, या सोशल मीडिया पे लगा दे कि भाई मैं जो है ना यहाँ पे अर्थक्वेक देने लगा हूं, तुम जो है ना ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देख लो, लिख लो कि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो ऐसा नहीं होता। नेचुरल डिजास्टर जब आती है वो उसकी कोई कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती होती, इसीलिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। खैर, इसको आपने पढ़ लेना है, ये थियोरेटिकल एंगल है कि एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। गोइंग कंसर्न, ये बड़ी अहम चीज है आपके अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ऑडिट में आपने सारा ये समझने के बाद ही अप्लाई करना होता है। हम पढ़ IS 1037 रहे हैं, इसके हर एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हमने अभी पिक्चर पढ़ी उसके बाद एक जो सबसे अहम चीज है, दैट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में क्या आता है, अगर मुझे लगे, मेरी कंपनी को लगे कि भाई मेरा बिजनेस इस डेट से ये मुराद रिपोर्टिंग डेट से आगे 12 महीने चल जाएगा और ऐसे चल जाएगा, बेहतरीन होगा, प्रॉफिट होंगे, फले फूलेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप रिपोर्टिंग डेट पे खड़े हैं और अगले 12 महीने, जिसके लिए वो टर्म यूज कर सकता है फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है, 12 महीने का टाइम, अगर मुझे ये ओके हो जाता है, हाँ ये ठीक है, मैं कहूंगा गोइंग कंसर्न बिल्कुल परफेक्ट चल रही है।
अगर मुझे लगे कि नहीं यार ये 12 महीने में गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, इसका मतलब गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है। अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी हमें करना क्या होगा? अगर तो ये हाँ गोइंग कंसर्न ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं करूंगा भाई मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यूज। ठीक है, जैसे एसेट मार्केट वैल्यू क्या है इनकी, लायबिलिटी सेटल कितनी वैल्यू पे करूंगा, तो मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अगर इसका आंसर नो है कि गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है, तब मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है? इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है? अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको भी आगे भी लेकर चलना है। ओके, नो सर, डन हो गया। अब जब मुझे पता चल गया कि मेरे गोइंग कंसर्न को समझने के लिए एक बात जरूरी है कि रिपोर्टिंग डेट में मैं खड़ा हूं, अगले 12 महीने में मुझे पता लग जाना चाहिए, या मुझे अगर पता लग जाता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट चलेगा बल्कि बढ़ेगा, इसका मतलब गोइंग कंसर्न ठीक है। आंसर इज यस, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर आंसर नो है फिर नहीं सब ठीक, फिर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने एज पर स्टैंडर्ड्स बनाई हुई हैं, आईएफआरएस को फॉलो करके बनाई हुई हैं, मुझे इसको मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये है, ये हमें कहता है गोइंग कंसर्न। आगे चलते हैं। अब ये जो चीज है, अगर ये रिपोर्टिंग डेट के बाद भी, दिस इज एक्सेप्शन। जो हमने नॉर्मल रूल पढ़ा है कि गोइंग कंसर्न अगर हिट हो जाती है, दिस इज एक्सेप्शन। ये हर वक्त आपके लिए, अगर नो आंसर आता है तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्या ये बात क्लियर है? इट विल ऑलवेज बी एन एडजस्टिंग इवेंट अगर गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है तो। और इसकी कोई कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, रिपोर्टिंग डेट के बाद है। अगर हम नॉर्मली रूल को देखें तो ये नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है रूल की कि भाई ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट होगा। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी मजेदार चीज है ये वाली। अगर ऐसा कुछ हो फिर आपको जरूरत नहीं है, तुसी अगर बिजनेस ही बंद करने लगे हो भैन फिर रहने दो, तो ये जो काम है इसको रहने दें, फिर बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर ऐसी कोई इंटेंशन हो मैनेजमेंट की, फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं है, फिर मुझे ये सारा ही खत्म करना है, तो इसको रहने देना है। ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर वो आपको पेपर में ऐसे फंसाता है, घुमाता है, तो ये चीज भी आपको पता हो। जी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा भाईजान। फेयर वैल्यू की जो डेफिनेशन वो यही है कि करंटली मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक वॉज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, रिपोर्टिंग डेट के बाद है, बट जब ये आया था उसने कंपनी के हालात ही चेंज कर दिए। अब कंपनी की सिचुएशन ही वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर आपके आजाद कश्मीर में कंपनी है और वहां पे आपका अर्थक्वेक है, आपकी सारी मशीनरी फारिग हो गई है, तो 12 महीने तो क्या, आप तो 3 महीने नहीं चल सकेंगे। इसका मतलब हमें इसकी गोइंग कंसर्न को देखना पड़ेगा। तो इसको भी आपने देखना, ये डन हो गया। ये भी हमारा आ जाएगा सेटलमेंट वैल्यू पे करना है। जो सबसे अहम है वो ये है, कोरोना वायरस पेंडेमिक। आइंस्टाइन में करंट पेंडेमिक तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेट्स से मेरा अगर साल का एंड ही 31 दिसंबर 2018 होता, पेंडेमिक कब स्टार्ट हुआ? अच्छा सॉरी, 19 के बाद ये स्टार्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, क्या वायरस ने आके सारे बिजनेस बंद किए? नहीं, कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से आपके बिजनेस क्लोज हो गए। ठीक हो गया? अब आपके बिजनेस क्लोज हो गया, अब आपने देखना है यार इस सिचुएशन में क्या मैं अपना बिजनेस 12 महीने चला सकता हूं? अब लेट्स से इसकी यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस आए जो चल रहे थे, जो देख रहे थे, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो है ना डिलीवरी टेक अवे ओपन, इसका मतलब वो चल रहे हैं।
अब कुछ ऐसा है, बिजनेस ही इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लोग आएंगे तो बिजनेस चलेगा। अब अगर लोग ही नहीं आ रहे, हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसने स्टेप्स लिए हुए हैं, इसका मतलब उसका बिजनेस नहीं चल सकता। ये देखना पड़ेगा क्या इसकी वजह से आपका बिजनेस अगले 12 महीने चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकता तो यस, गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है। अब मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यू पे से बना लें। क्या कोरोना वायरस वाली एग्जांपल आपको क्लियर हुई? क्या कोरोना वायरस वाली एग्जांपल आपको क्लियर हुई? इसमें आंखें बंद करके ये नहीं कर देना कि भाई नहीं 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 नहीं, कोरोना वायरस है, सब कुछ बंद हो गया है, ये इसको कर दो मार्केट वैल्यू पे। देखना है क्या मैं 12 महीने ऐसा अपना बिजनेस ऐसे चला लूंगा? जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न दुनिया में वो वाहिद बिजनेस था जिसने इस पेंडेमिक में हायरिंग की। उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि उसे एम्प्लॉय रखने पड़े, उसके पास एम्प्लॉय पूरे नहीं होते थे, इतना बिजनेस बढ़ा ड्यू टू ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगले 12 महीने में उसने चलना है कि नहीं चलना। अगर चलना है तो भाई फिर उसे माफी दे दें, उसको स्टैंडर्ड्स की बेस पे चलने दें। ठीक हो गया? उसामा असलम रिपीट करें क्या? थोड़ा सा अगर सवाल आप लिख दें क्या? मैं तो बहुत सारी कहानी बोल के बैठा हूं। क्या रिपीट करूं दोस्त? चलें, सब सवाल आएगा तो देख लेंगे। अच्छा जी, ये होगा पेंडेमिक का। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर कोरोना वायरस का कोई केस आता है, ऐसा वो बिजनेस सिनेरियो देता है जिसमें वो पेंडेमिक को डाल देता है, तो आपने देखना है गोइंग कंसर्न को अगर देखने लगे हैं कि क्या ये बिजनेस अगले 12 महीने, दैट इज फोर्सिएबल फ्यूचर, क्या ये चल पाएगा? क्या ये अपनी एक्टिविटीज वैसे जारी रख सकेगा? प्रॉफिट या लॉस होने एक और चीज होती है, क्या बिजनेस चल पाएगा ये एक और चीज है, क्या बिजनेस रहेगा ये एक और चीज है। हो सकता है लॉस हो बट बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे बिजनेस हैं लॉस में चलते रहते हैं बट चल रहा है। देखना पड़ेगा, अगर चल रहा है तो ओके, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे बनेंगे नॉर्मली। अगर नहीं आपको लगता तो फिर मार्केट या सेटलमेंट वैल्यू पे इसको ले आओ। अच्छा, जैसे हमने पीछे डिजास्टर का किया था, उसमें भी आपने ये देखना, हो सकता है आपका वहां पे कोई सिर्फ एक यूनिट हो जहां पे ये जो है ना अर्थक्वेक है। अगर ये यूनिट डिस्ट्रॉय हुआ है बट आपका बाकी बिजनेस चल सकता है, दोनों में असम्पशन यही रहेगी, क्या ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है, जब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। कोर्ट केस की हमने बात की, अगर आप लोग ये इस एग्जांपल को पढ़ो कि कंपनी कोर्ट केस में इन्वॉल्व है 2019 में, और मिस्टर खान है उसने आपको जो है ना आप पे केस कर दिया कि भाई मुझे 1,50,000 दो। 10 मार्च 2020 को कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई आप फाइन पे करें, और ईयर एंड कंपनी का था 31 दिसंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज वर इशू 25 मार्च। अब क्या ये इवेंट इस डेट के दरमियान हुआ, इस डेट और इस डेट के दरमियान हुआ? यस। और ये केस चल रहा था साल से पहले, इसका मतलब इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। अब मुझे इसकी जो है ना देखना पड़ेगा एडजस्टिंग है कि नहीं। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, यस, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये दोनों काम हो रहे हैं। तो हमें इससे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? दिस इज ऑल अबाउट IS 10। हम चलते हैं IS 37 पे। अगर IS 10 में आपका कोई सवाल है तो वो पूछ लें। IS 10 क्लियर है जी? कुछ आइडिया बना? जी सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अनसर्टेन होगा तो वो कैसे फैसला करेंगे गोइंग कंसर्न के? हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। भाई यही सारे फैक्टर्स देख के, सारी चीजें देख के, रेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हाँ जी, ये जो पेंडेमिक का, बिजनेस कैसे खोल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है, मेरा बिजनेस किस तरीके से चलता है, कितने परसेंट लॉकडाउन ओपन होगा तो क्या होगा, इस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वो ज्यादा क्लोज रख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ओपन है, कहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है कम है, कहाँ पे सख्तियां ज्यादा है, कहाँ पे पुलिस आगे डाले में फेंक के ले जाती है। सारी चीजें देखने के बाद आप ये डिसाइड करोगे, हाँ मैं 12 महीने अपना काम चला लांगा कि नहीं। ठीक हो गया? अगर आंसर हो यस, इसका मतलब गोइंग कंसर्न ठीक है।
अच्छा जी, अगला सवाल है एडजस्टिंग इवेंट का फाइनेंशियल इंपैक्ट अगर मेजरेबल ना हो फिर। एडजस्टिंग इवेंट का फाइनेंशियल इंपैक्ट, हाय 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 हाय, जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया। क्या मतलब है ये एडजस्टिंग इवेंट? हम बात इसकी करें कि उसकी एंट्री होगी लड़के, ये थोड़ा सा इलेबोरेट करें, कोई ऐसी सिचुएशन बताएं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कुछ क्लियर ही नहीं होगा तो कैसे फैसला होगा भाई, हजारों चीजें हैं देखने वाली। सर जो डिस्टिंग इवेंट्स होते हैं वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज वेल एज नेक्स्ट ईयर की। यार नेक्स्ट ईयर में क्यों रिकॉर्ड होंगे अगर मैंने उसे पिछले साल में जाके रिकॉर्ड कर दिया है? देखो 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 भाई, मिक्स ना करा प्लीज प्लीज प्लीज। उसकी एक एंट्री होनी है, लेट्स से कि 2019 खत्म हुआ और 2020 में खड़े हैं, या तो इधर होगी या इधर होगी। अब ये काम हुआ है 2020 में, 20 के स्टार्ट में। अब मैंने ऑडिट नहीं करवाया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके नहीं की, मेरी एनुअल रिपोर्ट इशू नहीं हुई। IAS 10 एक डेट रेंज देता है 19 से लेकर 20 का कुछ एरिया कि इधर इवेंट हो तो देख लो, हो सकता है उसने 2019 में आके एडजस्ट होना हो। तो इस एंट्री ने जब आके 19 में एडजस्ट हो गई तो 20 में मैं क्यों एडजस्ट करूंगा यार? ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ठीक है, ओके गुड हो गया। चलें अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं IAS 37 की गेम। IAS 37 को स्टार्ट करते। IAS 37 में अगर आप देखो, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स, इन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। IAS 37 की अगर बात करें, इसमें वो कहता है, क्या कहता है, रिकग्नाइज एंड मेजर। रिकग्नाइज का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि ये होना चाहिए, मेजरमेंट किस वैल्यू पे होना चाहिए, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। क्या ये दोनों काम किसके लिए होने चाहिए? इन तीन चीजों के लिए, प्लस एंड प्लस प्लस, ये याद रखिएगा। चौथी चीज भी है, कौन सी? नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड। तीन चीजें तो हमें याद रहती हैं, चौथी भी आपने याद रखनी है भाइयों। ठीक हो गया? ये हमने चौथी भी याद रखनी है कि ये भी हमारी IAS 37 में कंटिंजेंट, क्या अभी आएगा, अभी हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें बिकॉज इसकी रिकॉर्डिंग बाद में। ओके ठीक है। अच्छा जी, चार चीजें, यानी कि मैं जब 37 की बात करूंगा, ये हमें पता है प्रोविजन होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट। यार इस वर्ड का मतलब है उसामा भाई कि कुछ ऐसा होगा जिसकी बेस पे मैं ये काम करूंगा। डिपेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी, कि फ्यूचर में ये वाला काम होगा तब ये हो जाएगा। जैसे हम सीए के लोग हैं, मैं आपको कंटिंजेंट बताता हूं। हम सीए की लाइफ के ऊपर एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक चीज हमेशा कंटिंजेंट होती है हमारी लाइफ में, कहते हैं कि एसीए बनोगे तब आपकी शादी होगी। अगर किसी घर में ये शर्त रखी हो तो इसका मतलब शादी आपकी कंटिंजेंट है, किस पे? एसी होने पे। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया दोस्त, क्या ख्याल है? आप क्लियर है सामा भाई? चल, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मुझे पता चल गया कि मैंने IAS 37 में क्या क्या देखना है, मैंने डिस्क्लोजर भी देखना है, और तीन चीजें तो मुझे पहले ही पता है। आपको मजे की बात है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन जरूरी है प्रोविजन को समझने के लिए। क्योंकि लाइबिलिटी क्या है? तीन चीजें जब हम बात करते हैं कि मेरी आज ये ऑब्लिगेशन है, आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये कुछ पीछे हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर 27 मई पे खड़ा हूं और 15 मई को मैंने कोई चीज मंगवाई थी किसी डीलर से, माजी में कुछ हुआ, आज मैंने उसको पे करना है। आज नहीं, माजी में कुछ हुआ, आज मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, और इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जब मैं पैसे दूंगा तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउटफ्लो होंगे, कैश एंड बैंक चला जाएगा। क्या ये तीन हेडिंग्स क्लियर हैं? क्योंकि इन तीन हेडिंग्स को समझने के बाद गेम आसान होगी और अच्छे से समझ आएगा। ठीक हो गया? चलें जी, जबरदस्त, आगे चलते हैं। अब इस कहानी को या इन हेड्स को खोलते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे कैसे हो सकती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या तो बाय लॉ आएगी,
या तो बाई लॉ आएगी, जैसे कि ये 3 चीजें। अब मैं अगर सेल परचेज भी करता हूं तो भाई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मैं कोई अनाउंस करता हूं, मेरी कोई प्रैक्टिस है, मेरी कोई वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज अगर कुछ है तो ये मेरी अब है दोनों में ऑब्लिगेशन। एक एप्लीकेशन को हमने लीगल फॉर्म बना दिया है, एक में क्या कंस्ट्रक्टिव है मेरी वजह से। मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूं कि अगर किसी को कोई मसला होता है तो मैं उसकी चीज ठीक करके देता हूं या तो पैसे देता हूं। दिस इज माई प्रैक्टिस, दिस इज माई कस्टम्स, दीज आर माई एक्शंस। इसकी बेस पे मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कंस्ट्रक्टिव, बट है तो ऑब्लिगेशन। यहां पे जाइए ऑब्लिगेशन। अब इनमें से कोई भी फॉल कर सकता है, आपने देखना है क्या ये ऑब्लिगेशन है वो इसमें फॉल कर रही होगी। इस कहानी को मजीद आगे लेकर चलते हैं। जब मैं ये करता हूं, अगर मुझे पता है कि मैं इस कंपनी की ये एबीसी प्रोडक्ट लूंगा और ये 25 साल तक चीजें मुझे ठीक करके देते रहेंगे, तो मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि मुझे पता है इसने पब्लिकली दिया हुआ है, इसने वेबसाइट पे दिया हुआ है, हजारों जगह पे सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। अब ये भाग नहीं सकता। मेरा मसला कोई आएगा, मैं इस कंपनी के पास आऊंगा, हाँ जी भाई दो, वो कहेगा क्या प्रूफ है, 36,000 चीजें निकल आएंगी उसके अगेंस्ट। तो ये भी मेरी ऑब्लिगेशन है। क्या लाइबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई? क्या लाइबिलिटी की डेफिनेशन मुझे क्लियर हो गई? इफ यस प्लीज लेट मी नो। कोई क्वेश्चन लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे? ओके, गुड हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जब मुझे लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई भजन, अब मैं देखूंगा क्या, यार ये अगर लाइबिलिटी है तो फिर प्रोविजन क्या है। लाइबिलिटी में हमेशा ये देखिएगा कि इस चीज को करने में मुझे हमेशा पेमेंट करनी है, इस ऑब्लिगेशन आउटफ्लो होना है। ओके, फिर प्रोविजन क्या है देखते हैं। ये 3 फैक्टर है मेरे लाइबिलिटी के। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को हमने एक्सप्लोर किया, इसको और ड्रिल डाउन किया, इसके डीप इंपैक्ट्स देखे। 3 चीजें। फिर प्रोविजन क्या है? अरे प्रोविजन में भी 3 चीजें। भाई फर्क क्या है फिर? अगर ये भी तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है, फिर फर्क कहां पे है? लाइबिलिटी में, जिसमें हमें श्योर शार्ट में पैसे देने होते हैं, हमारे आउटफ्लोज होने होते हैं, प्रोविजन में भी यही चीजें। देखते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं, फर्क क्या होगा, डिफरेंस कहां पे है। सर्टेनिटी में फर्क कहां पे निकला? ये सर्टेन है 100% के ये होगा, जैसे वो स्टेटमेंट है ये तो होगा, ये होगा और होकर रहेगा। आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी, अमाउंट इज 100% सर्टेन एंड क्लियर। लेट से 10 लाख। यहां पे आते हैं, यहां पे प्रोबेबिलिटी है 50 से लेकर 95% तक, और अमाउंट सर्टेन नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यार 10 लाख, 90% मुझे लग रहा है कि मुझे 10 लाख में से 7 1 लाख देना पड़ेगा, बट मैं श्योर नहीं
जी अब ठीक है आवाज, अब आने लगी आवाज। अब हाँ ओके, असल है कि वो लाइट का थोड़ा सा हुआ था तो फ्लक्चुएशन हुई थी यूपीएस की। अब हम आते हैं कहां पे, यहां पे हम पहुंचे थे कि लाइबिलिटी के केस में तो मुझे 100% यकीन है कि मुझे कितनी पेमेंट करनी है, यकीन भी है और मुझे पेमेंट का पता भी है। यहाँ पे यकीन भी नहीं है, पेमेंट का पता भी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज ये आपने याद रखना है, मोर देन 50% टू 95%, और अमाउंट का पता नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि यार 10 लाख में से मुझे लग रहा है 70% मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज 7 लाख। ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूं जी, ठीक है, एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं लाइबिलिटी तो ये है, बट अनसर्टेन अमाउंट की लाइबिलिटी है। क्या ये दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करके हम सीख पाए हैं कि प्रोविजन क्या है और लाइबिलिटी क्या है? अच्छा सवाल था ऊपर, एक सवाल था अभी जब ये मसला हुआ था, कंस्ट्रक्टिव थोड़ा रिपीट कर दें। देखें, अगर एज पर लॉ, एज पर अग्रीमेंट, एज पर लेजिस्लेशन आप पर कोई लाइबिलिटी ना हो, बट आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी हों जिससे लोगों में एक्सपेक्टेशन डेवलप हो कि हाँ यार अगर फलां तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो ये कंपनी कोऑपरेट करती है, इस एक्सपेक्टेशन को डेवलप करने के बाद उस कंपनी पे ऑब्लिगेशन बन जाती है। सर अगर प्रोबेबिलिटी 100% हो मगर अमाउंट अनसर्टेन हो, भाई जब प्रोबेबिलिटी 100% होगी तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, दैट विल बिकम सर्टेन, और जब सर्टेन होगा तो अमाउंट भी आ जाएगी। ठीक है जी, और कोई सवाल यहां पे? जी जी सवाल पूछें। आगे इसकी एग्जांपल्स भी हैं हर चीज की, आईएस 37 में एग्जांपल्स भी हैं। मैं दोबारा सवाल की टैब ओपन कर लूंगा, अभी मैं आगे चलता हूं। हाउ एन अमाउंट इज रिलायबली एस्टिमेटेड, कैसे मुझे पता चलेगा? देखते हैं देखते हैं। ये बेस्ट एस्टिमेट होता है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। जब ये मैं एस्टिमेट करता हूं तो मेरे जहन में क्या क्या चीज होती है, ये वाली। अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मेरा बिजनेस 1 से लेकर 25-30 साल तक सेट हुआ पड़ा है, तो मुझे पता होता है, जैसे बुजुर्ग बच्चों को कहते हैं ना, पुत्र ऐ तू करे ना तो नुकसान होना छड़ दे, वो कहता बुजुर्गो ਤੁਹਾਨੂੰ की पता, कहता पुत्र मैंने पता है। तो होता क्या है, अब एक बंदा ये बुजुर्ग है जिसने 25 साल अपने बिजनेस में लगाए, उसे पता है यार इस तरह की सिचुएशन में यही होता है, हम ये करते हैं, ये मेरे पर लॉ अप्लाई होता है, ये मेरी लेजिस्लेशन वाली ऑब्लिगेशन है, ये मेरी कंस्ट्रक्टिव है, मुझे पता है, तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूं प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे। इस प्रीवियस में सिमिलर ट्रांजैक्शन हुई थी, या मैंने एक्सपर्ट रखे हुए, मैंने अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ, इसका मतलब मैं अपनी अमाउंट एस्टिमेट कर सकता हूं। ठीक हो गया जी? अच्छा यार माइक मैं अगर ओपन कर दूं तो हमारा जो टारगेट है ना वो मिस हो जाएगा। जो हमने 3 से 5 का टारगेट रखा हुआ है, उसमें अगर सिलेबस पहले खत्म हो जाता है, फिर हम ट्राई करेंगे कि जिन्होंने माइक पे बात करनी उनको ओपन कर देंगे, बट अभी हमें टारगेट पे फोकस करना चाहिए, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। आप अपने क्वेश्चन टाइप करके भेजें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, जिस जिसका क्वेश्चन आ रहा है आएगा, सब आएगा। अमाउंट कैन नॉट बी लाइव, वो आएगा सब। एक एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा मेरे साथ चलें। जब आपके ये 37 के सिनेरियो, अभी हमने बात की है भाईजान प्रोविजन की, अभी कहानी आगे है, प्रोविजन खत्म नहीं हुई, अभी रुकें, सब हो जाएगा। ये मैं एस्टिमेट करता हूं इन तरीकों से, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है 25-30 साल का, 5 साल 10 साल, ठीक है। ये इसी तरह की कोई ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, या मेरे पास कोई एक्सपर्ट्स अवेलेबल है।
कैन द ऑब्लिगेशन बी अवॉइडेड बाय सम फ्यूचर एक्शंस? अगर ऐसा है कि मैं मुस्तकबिल में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर सकूं, इफ द आंसर इज यस, मैं प्रोविजन बुक नहीं करूंगा। इफ द आंसर इज नो, मैं प्रोविजन बुक करूंगा। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल से। अगर मुझे ट्रेनिंग चाहिए अपने टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, अगर हम एक ऑडिट फॉर्म चलाते हैं, वहां पे मेरे पास एक टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर मैंने ट्रेनिंग दिलवानी है अपने इंप्लॉयज को कि वो ट्रेनिंग हासिल करें और जो लॉ के जो केसेस हैं, इन केस ऑफ लॉ चेंजेस, लॉ के केसेस हैं, उसमें लेट्स से कि मेरे पास कोई नया स्टाफ आया है, जैसे एफपीआर में जाके आपने अपने फॉर्म अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना आता है, उसकी चीजों के लिए कोई प्रैक्टिस हो सकती है, लॉ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, ये चेंजेस है, एन इसमें गायब हुआ पड़ा है, वो टाइप कर लेंगे। अगर लॉ में बहुत सारे चेंजेस आ जाए और आपके डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, क्या मैं मुस्तकबिल में इसको अवॉइड करके जो मेरी इसके ऊपर ऑब्लिगेशन बननी थी अवॉइड कर सकता हूं? अगर आंसर है यस, इसका मतलब इसको मैं अवॉइड कर सकता हूं कि मैं डिपार्टमेंट ही बंद कर दूं। कुछ ना कुछ हो सकता है ना यहां पे। अगर नहीं कर सकता तो फिर मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? थोड़ा सा आपका हाँ ना चाहिए होता है, एक एटलीस्ट यस नो, एक एटलीस्ट यस नो। क्या ये बात समझ आ गई? यस, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये तो हाँ बस ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोविजंस हम जैसे सुनते रहते हैं, टैक्स की, वारंटी की, लिटिगेशन की, सबसे ज्यादा हमने ये सुनी होती है कौन सी? डाउटफुल डेट्स की, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रोविजंस की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। ऑब्लिगेशन की जो हम बात कर रहे थे, अब आपको मजीद क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज होना बनता था, थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती थी। अब हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल से दोनों को, ताकि मुझे पता लगे क्या है। एक कंपनी है, वारंटीज देती है जब वो सेल करती है बायर्स को कि मेरी ये चीजें खरीदो, वो अपने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखते हैं। आपने देखा होगा, आप जब एक लेट्स से के फ्रीजर लेने जाते हैं तो एक लंबी चौड़ी चीज है, ये करेंगे, ये हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। ये अगर उसमें नहीं है तो आपको जो बिल मिलता है उसकी बैक साइड पे हजारों चीजें होती हैं। इस तरह की आपने चीजें देखी होगी, उसमें बहुत सारी डिटेल होती है। उनकी टर्म्स में ये था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट आता है 1 साल के अंदर अंदर, सेल डेट से 1 साल के अंदर अंदर, तो वो उसको ठीक करके देते हैं। कंपनी ने 50,000 आइटम बेचे, एक आइटम 100 का है, उनका एस्टिमेट है कि 10% ये फॉल्टी होंगी, उनका ये। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन सी लेजिस्लेशन है, ये मुझे बताएंगे आप। ये ऑब्लिगेशन कौन सी है, ये मुझे बताएंगे आप। कौन सी ऑब्लिगेशन है जी ये? लेजिस्लेटिव या कंस्ट्रक्टिव? लीगल, ओके, जबरदस्त हो गया। चलते हैं आगे इस पे। मेरे पास थी कितने? 50,000 को मैंने 100 से, यानी कि मैंने 5 मिलियन की सेल की। 5 मिलियन की सेल्स के ऊपर मेरा एस्टिमेट है कि इस तरह की सिचुएशन में, एस्टिमेट मैंने बताया कैसे आता है, एक्सपीरियंस, सिमिलर ट्रांजैक्शंस, एक्सपर्ट्स, इस तरह की चीजों से मैं एस्टिमेट कर सकता हूं। अगर उसने एस्टिमेट दिया है तो इसके पीछे वर्किंग होगी, बेसिस होंगी। ऐसे नहीं है कि उसने कैसे दे दिया है, तो वर्किंग या बेसिस होती हैं। अब उसने कहा कि 10%, तो मैं 5 मिलियन का 10% करूंगा तो कितना बनेगा? 50,000, ये 5 लाख, 5 लाख बनेगा। 10% कितना बनेगा जी? 5 मिलियन का 10% कितना बनेगा? कैलकुलेटर है थोड़े कोल? कर लो, एक सिफर उड़ा दो। हाँ जी, एक सिफर उड़ा दें। ठीक है, अब जब मेरे पास ये एस्टिमेटेड अमाउंट आ गई, अब मुझे बताएं क्या प्रोविजन वाली डेफिनेशन हुई कि अराउंड 95% ये प्रोबेबिलिटी है कि 10%
अमाउंट, ये 10% एस्टिमेशन है। अब मैं इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन है और ये सारी उसकी रीजनिंग है। ये तो आई होगी एक सिंपल चीज लीगल ऑब्लिगेशन की। अब मैं आता हूं कंस्ट्रक्टिव पे। ये मेरी डेफिनेशन एग्जांपल है। यहां पे सवाल था उस भाई का, अब मेरे पास वाइडली पब्लिश्ड पॉलिसीज हैं। पब्लिश्ड पॉलिसीज का मतलब मेरी वेबसाइट पे हैं, दुनिया को अवेलेबल है, मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस सबको पता है, पब्लिक को। अगर किसी की लेट्स से कि मैं जी एसी बेचता हूं फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पता है कि यार साल के अंदर इसमें कोई भी मसला हो तो मैं नया एसी देता हूं, अगर ये पॉलिसी दुनिया को, ये प्रैक्टिस दुनिया को पता है, पब्लिक को पता है, तो भाई ये क्या है, ये मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनाती है। मुझे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे पता होगा कि पिछले एक्सपीरियंस को देख के कितने एसी मेरे पास आते हैं एक साल में, उसकी बेस पे मैं एस्टिमेट करूंगा। ये कस्टम ऑफ द ड्यूटी, तरीका यही है। ये एग्जांपल वही हो गई 10%। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, क्या हम दोनों ऑब्लिगेशंस को अलग अलग करके समझ पाए हैं दोस्तों? एक फॉर्म पर दूसरा मल्टी फॉर्म, उस फॉर्म की जगह दूसरा मल्टी फॉर्म, ऐसे कहें कि उसको पुराने वाला ले आओ, नया ले जाओ बगैर पैसे दिए हुए। अगर मेरी ऐसी प्रैक्टिस है तो यस, ये मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ये एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की है भाई, आप साथ नहीं मेरे। एक फॉर्म पर दूसरा मल्टी फॉर्म नहीं, वो तो आपकी स्कीम है, वो तो आप पब्लिक को मार्केट कर रहे हैं या थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे हैं। बट ये वो कहेंगे फॉर्म लेकर जा रहे हो, साल में ये बैठ जाए, जमीन पे लग जाए, तो आके नया ले लेना। ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी पॉलिसी है। दिस विल बी एन दिस विल बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। ये हमने ऑब्लिगेशन को बड़े अच्छे तरीके से खोल के देख लिया, प्रोविजन हमने देख लिया। अरे कितनी एग्जांपल्स हैं, चलो ये भी देख लेते हैं यार। रिटेल स्टोर की पॉलिसी है कि वो रिफंड करता है डिससेटिस्फाइड कस्टमर की परचेज के अगेंस्ट, ऑल दो उसको कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पर उसकी ये पॉलिसी है। क्या कोई मुझे प्रोविजन की जरूरत है? अब इससे क्या है, अब ये जो बात थी ना इस लाइन में, उसका जो आप कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पढ़े ना, ये है कोई भी कंपनी ऐसा अगर काम करे जिससे पब्लिक में एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए कि ये ऐसा करता है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको कहूंगा ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो यस, मैं उसकी प्रोविजन बना रहा हूंगा। क्या अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्लियर है सबको दोस्तों? क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्लियर है? ओके, जबरदस्त होगी। आगे चलते हैं। नया नया लॉ आया है, नया लॉ आया है और एंटिटी को रिक्वायर्ड है स्मोकिंग रूम्स बनाना। ये बड़ी मजे की एग्जांपल है। अपनी फैक्ट्री में, और उन्होंने एक डेट दे दी है 30 दिसंबर 2007। उन्होंने कहा है कि हर फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री में स्मोकिंग रूम्स बनवाएगा। एंटिटी ने अभी इसको इंस्टॉल नहीं करवाया। क्या वो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा 2006 के एंड पे, 2007 के एंड पे? हाँ, कौन बताएगा मुझे 2006 के एंड पे क्या मैं इसकी कोई प्रोविजन बुक करूंगा एज पर लॉ? जल्दी से बताएं। नो। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अन्यवा टाइम है, जिसको मैं कहता हूं ना अन्यवा। 2007, अब इसका मतलब है कि 2006 के एंड पे, 2006 के एंड पे यार, इसके एंड पे कोई प्रोविजन नहीं है। क्या 2007 के एंड पे प्रोविजन है? मुझे बुक करनी चाहिए जी, बताएं। क्या 2007 के एंड पे कोई प्रोविजन बुक करनी चाहिए? उसामा असलम बिल्कुल ठीक। इवेंट अभी 2007 के एंड पे भी अकर नहीं हुआ। अरे इवेंट अकर नहीं हुआ, वो बात जो है ना,
अभी लॉ की छूट इस डेट तक है, इस साल के एंड तक। ऐसे कहो कि लॉ अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, इस डेट तक उसने मार्जिन रखा हुआ था, इस डेट तक कर दो, जैसे ये डेट खत्म हुई अब मेरे पास फाइन शाइन ये वो सारा उस लॉ में जो उसने बताया होगा वो सारी कहानी मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। 2006 में तो मेरी, अभी मेरे पास टाइम ही बहुत है, 2007 में देखते हैं, 2007 में भी कोई मेरी कॉस्ट की एप्लीकेशन नहीं है, बट जैसे ये टाइम लैप्स होगा अब मेरे ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा कि जिसने 30 दिसंबर 2007 तक ये नहीं किया था आ जाओ। अब मैं बताता हूं, अब मैं कानून भाई हूं, अब मैं बताता हूं, आपने लॉ ने ना फॉलो किया तो फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ठीक हो गया। तो ये हमने लॉ की देखी, पॉलिसी की देखी, हमने प्रैक्टिसेस की देखी, हमने कॉन्ट्रैक्ट की देखी। मेरे ख्याल में इसके बाद भी अगर आपको ये लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट और ये कंस्ट्रक्टिव ये कंफ्यूज करता है तो दोबारा देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे यार। मेथड्स, सिंपल से दो मेथड होते हैं प्रोविजन को बुक करने के लिए। कौन कौन से? बेस्ट एस्टिमेट हमने बुक करना है दो। जब हमने बेस्ट एस्टिमेट बुक करना है, हमने कहा वो सारी चीजें, इसको अगर मैं देखूं, एस्टिमेट जो करना है मुझे उसमें जजमेंट चाहिए। ऐसे करते हैं यार, एस्टिमेट जो मैंने बनाना है मेरी उसमें जजमेंट लगेगी, और जजमेंट के पीछे वो सारी कहानी, पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे प्रैक्टिसेस और मेरे एक्सपर्ट और मेरे सिमिलर ट्रांजैक्शन व्हाटएवर। तो मैंने जो प्रोविजन बुक करनी है इसमें ये चीजें भी मैं जहन में रखता हूं। जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मुझे पता होता है यार जब 100 रुपए की कॉस्ट होती है तो इस साल के बाद 120 पड़ते हैं, इसका मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में मैं इन्फ्लेशन भी लेता हूं। यार फ्यूचर में इतनी वैल्यू लगेगी तो आज मैं इतनी रख लेता हूं। सारी चीजें मैं देखता हूं। क्या? सारी चीजें मैं देखता हूं। इसमें दो तरह के मेथड हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली आउटकम। इसमें यह है कि एक में एक, अगर एक ट्रांजैक्शन की प्रोविजन करनी है तो ये मेथड, मोर देन वन हो तो ये मेथड। अब ये कैसे, इसको वन बाय वन देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ए बी सी डी चार ट्रांजैक्शन है, चारों की अलग अलग परसेंटेजेस है, अलग अलग प्राइस है। तो अब इनको सारी चीजों को मैं उनकी परसेंटेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके एक आंसर आने लग जाए, उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रोविजन आएगी। यहां पे क्या करूंगा, एक आइटम है, उसकी एक कॉस्ट है, एक रेट है, ये मेरे पास प्रोविजन आ गई। एक आइटम की कैलकुलेशन के लिए मेथड याद रख लें, बस ध्यान में रख लें, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेते होते हैं। तो ये दो मेथड है। अगर एक तरह की ट्रांजैक्शन हो तो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एक से ज्यादा तरह की ट्रांजैक्शन हो तो यार ये जो आपने समझा वर्ड ऑब्लिगेशन ऑफ पेनल्टी एग्जिस्ट, भजन पेनल्टी तो उस वक्त स्टार्ट होगी ना जब वो डेट खत्म होगी ना। कैसे एग्जिस्ट करती है? जब वो डेट ही नहीं खत्म हुई, लॉ लागू नहीं हुआ, उसने कहा ये लॉ है और ये लॉ आपको टाइम लाइन दे रहे कि इस डेट तक बना लो, उस डेट तक कोई पेनल्टी नहीं है भाई, आप नहीं करोगे फिर पेनल्टी है। तो फिर पेनल्टी की प्रोविजन बुक करेंगे 31 दिसंबर 2007 के बाद भाईजान। ठीक हो गया? अच्छा जी, इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के साथ, ये ज्यादा अच्छे समझ आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में क्या हुआ, ये सॉरी, एक इस एग्जांपल में ईगल एंड कंपनी है मेरे पास, ईगल एंड कंपनी है, वो कहती है सेल करते हुए बायर्स को कि वारंटी टर्म्स में मैंने ये लिखा है कि साल में ये होगा तो मैं क्या क्या करूंगा, उतने आइटम्स और ये प्राइस। पास्ट एक्सपीरियंस उसका क्या कहता है? तो कहता है कि यार 40% वापस ही नहीं आते, 60% वापस आते हैं। इसका मतलब मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ 1% है ये, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोविजन बुक कर लूंगा। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? एक ही मेरे पास सिनेरियो है, एक ही सिचुएशन है, इसमें मैं लगा दूंगा भाईजान उसने कहा था 2017 के एंड तक इंस्टॉल करो, 31 दिसंबर 2017 तक आपको टाइम है, इंस्टॉल करो। उस तक नहीं करोगे तो मैं फाइन लगाऊंगा। तो भाई 31 दिसंबर 2017
रात को 11:59 तक मेरे पास टाइम होगा कि मैंने उसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही 00:00 टाइम होगा, अब मेरे ऊपर लॉ अप्लाई हो गया, अब मैं फाइन की कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा। हम काफी आगे आ गए, तो इसको हम एंड पे फिर रख लें अगर आपको कंफ्यूजन है। जिस एरिया पे हम चल रहे हैं तब उस पर सवाल करते हैं। अच्छा जी, एक सिचुएशन थी, हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया। अगर ये मल्टीपल सिचुएशन हो, इसमें दो तरह के सिनेरियो होते हैं। अब उसने कहा केस 1 ये होता है यार 50% प्रोबेबिलिटी मुझे वापस करना पड़ता है। फिर कहता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि 30% भी वापस करने पड़ते हैं, कुछ केसेस हैं 10% भी। ओके, क्या करूंगा मैं? हर परसेंटेज को उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक तो ये है कि उसने बता दिया कैटेगरीज नंबर 1, नंबर 2 परसेंटेजेस बता दी, नंबर 3 ये बता दिया। अब ये उसने अमाउंट दे दी, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकते हैं कि 4 वारंटी कॉस्ट पर यूनिट है 50% चांसेस। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अपने यूनिट्स को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से करूंगा। मतलब जैसे ये अमाउंट गिवन है, हमें ये कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, हमें ये कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। क्या एक अगर इवेंट हो, एक तरह की प्रोबेबिलिटी हो और हम कैलकुलेशन करें, वो आपको समझ आ गई। और अगर मल्टीपल एरियाज हो और उसकी हमने प्रोविजन की रिकॉर्डिंग करनी हो, क्या वो आपको समझ आ गया? ठीक है, ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, या तो ये उसने कैलकुलेट करके दी होगी, या उसने पर यूनिट उसने कॉस्ट दी होगी। तो मुझे ये कैलकुलेट पहले करनी पड़ेगी, फिर मैं इसे सम करूंगा, फिर मैं उस सम की एंट्री करूंगा। वारंटी कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। आगे चलते हैं अगले मेथड पे। ये एक आ गया, मुझे पता है 50,000 की। अगर हम पढ़ो कि सीरियस फॉल्ट है एक इक्विपमेंट में, उसने कस्टमर को जो सेल किया है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये होगा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी रिपेयर करनी पड़ेगी और इसकी कॉस्ट लगेगी 50,000, उसने दे दी। ठीक हो गया? क्या हमें ये एग्जांपल्स विद ये कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स क्लियर है? प्रोबेबिलिटीज एक्सपेक्टेड मेथड में आ गया, ये एक सिनेरियो का जवाब एक जगह पे उसने दे दिया, उसने डायरेक्ट दे दिया। ओके, गुड हो गया। चले, ये आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी, कितनी एग्जांपल है, ये भी वही है, इसको अपने रीड कर लेना है, इसको रीड कर लेना है। ये उस मेथड की है, मोस्ट लाइकली आउटकम की। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, हमारी जो प्रोविजन की डेफिनेशन थी वो क्या थी? पास्ट इवेंट हो, ऐसे ही है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो हो। यार जब बात वो फ्यूचर की कर रहे हैं, तो पास्ट तो वैसे निकल गया ना, ये जो पास्ट इवेंट वाला। अब ये इवेंट ही फ्यूचर कहता, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, मैं अपने ऑपरेशंस फ्यूचर में करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, भाई इससे तो वैसे वो आउट हो गया। इस तरह की चीज के लिए कोई आपने प्रोविजन बुक नहीं करनी। अगले सालों में जब मैं काम करता रहूंगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा, तो मुझे नुकसान होगा, तो इसके लिए हमने कोई प्रोविजन बुक नहीं करनी, क्योंकि कोई पास्ट इवेंट नहीं है, हमारी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। हो सकता है जिस वजह से मुझे नुकसान है मैं उसको अवॉइड कर लूं, तो मुझे जरूरत भी वैसे नहीं पड़ेगी। इवन इस केस में तो अगर प्रोविजन बनती भी होती और मैं ये अवॉइड कर सकता, तो ये मैं प्रोविजन ही बुक ना करता। तो इन शॉर्ट, फ्यूचर में मैं अपने ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसकी हमने प्रोविजन बुक नहीं करनी। क्या फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्लियर है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्लियर है? इसको बजटेड तो कर सकते हैं कि शायद अब भाई अगर कर भी सकते हैं तो इसका प्रोविजन से ताल्लुक नहीं है। देखो अहमद भाई, देखो देखो देखो, हमारी प्रोविजन की कंडीशन क्या है? हमारी प्रोविजन की कंडीशन क्या है? वो कहता है कि कोई ऐसी चीज जो माजी में हुई हो, ठीक हो गया, माजी में हुई हो, मुझे आज उसके अगेंस्ट पे करना है,
और मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट जाएगा। अगर तो ये सर्टेन हो अमाउंट तो लाइबिलिटी है, अगर ये प्रोबेबल हो मोर देन 50% टू 95% और मैं इसकी अमाउंट एस्टिमेट कर सकूं, ये प्रोविजन है। अब अगर इसमें से कोई कंडीशन भी मिस हो रही है ना तो वो लाइबिलिटी है ना तो वो प्रोविजन है। अब अगर ये दोनों चीजें नहीं है, इट मींस ये हमारे 37 में नहीं आती। 37 के हिसाब से हम देखेंगे कि इसकी प्रोविजन बुक नहीं करनी। अब ये कहां पे जाएगा, इसका किसी और स्टैंडर्ड में क्या होगा, उसको अलग से देखेंगे। और मजे की बात, जब फ्यूचर में ये लॉसेज होंगे ना, उस वक्त देख लेंगे। ठीक है, ठीक है अहमद भाई, चलें, गुड हो गया। अब आगे चलते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमारा दूसरा। यहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहां पे। जी हाँ जी, मैंने प्रोविजन को देखा, मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट्स है, आउटफ्लो होना है, और ये मेरे पास परसेंटेजेस हैं और मैं इसकी अमाउंट एस्टिमेट कर सकता हूं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं कंटिंजेंट लायबिलिटी से, केस वन में कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, सेम है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट सेम है, टू बी सेटल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक, ये भी बिल्कुल सेम है। फर्क कहां पे है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज है 50% से ज्यादा, 95 से कम, यहाँ पे भी ऐसे है। अमाउंट इज सर्टेन नहीं, बट हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जी, वो जिसका सवाल था कि अगर मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता, भाई अगर आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते थे तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगी। नंबर वन, ये एक सिनेरियो है। क्या उस बंदे का सवाल क्लियर हुआ जब मैंने कहा था ये आगे क्लियर होगा? प्लीज वो मुझे बता दें, क्या उस बंदे का सवाल क्लियर हुआ कि अगर अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट हम नहीं कर सकते तब हमने क्या करना? चले, जबरदस्त हो गया शरीर भाई। अब इसमें दूसरा केस है, दूसरे केस में देखते हैं क्या फर्क है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहां पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ गया। इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम दो एंगल से देखेंगे। एक ये है कि सारी चीजें प्रोविजन के साथ सेम होगी, ये चीज सेम नहीं होगी, यानी कि एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहां पे पॉसिबल की बात कर रहा है, इसका मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो प्रोबेबिलिटी रिप्लेस हो जाएगी पॉसिबल से। 5% से लेकर 50% से नीचे तक की परसेंटेज अगर होगी तो ये केस टू है, ये भी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब वो जो कंटिंजेंट का मतलब था वो ये है, इट विल बी कंफर्म्ड बाय सम फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। इन दोनों केसेस में क्या करना है, ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। वो कहता है डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, कोई जनरल एंट्री नहीं पास करनी, आपने इसका डिस्क्लोजर देना है। इसका डिस्क्लोजर देना है। क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी का लेक्चर क्लियर हुआ आपको? अरे यस नो तो कर दें एक। केस टू रिपीट, ओके ओके ओके, देखें देखें। अच्छा, आप सारी चीजें छोड़ दें, सबसे पहले आ जाए परसेंटेज पे। जब ये परसेंटेज मेरी 5% से ज्यादा और 50% से कम हो, इसको मैं कहूंगा दिस इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। इससे आपने लेना कि तीसरी कंडीशन में ऑब्लिगेशन हो जाएगी पॉसिबल। इसका मतलब ये कंडीशन यहां पे चेंज हो जाएगी। इसकी जो पॉसिबिलिटी है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, ये इतने परसेंट पॉसिबल है, हम क्या करेंगे, इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में रखेंगे। इसका सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये परसेंटेज है, इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में रखेंगे, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे, इसका डिस्क्लोजर आएगा। एक और चीज भी होती है, अगर प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज 5% से कम हो तो इसको हम इग्नोर कर देते होते हैं। जी उसामा भाई क्लियर है? उसामा भाई अब क्लियर है? उसामा भाई जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं, परसेंटेज, ये केस टू में परसेंटेज ध्यान में रखना है। अब हमने देखा कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसकी देखते हैं एग्जांपल। मिस्टर खान हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट XYZ कंपनी फॉर 10 million
उसने 10 मिलियन का केस फाइल कर दिया है XYZ कंपनी के अगेंस्ट। वो कहता है कि इन्होंने मुझे सामान सही नहीं भेजा, मुझे सामान सही नहीं भेजा। अगर कंपनी ये केस हारती है तो उसे 10 मिलियन पे करना पड़ेगा, अगर कंपनी केस जीती है तो उसे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। लॉयर को पता नहीं है कि क्या होगा, ऐसे लॉयर भी होते हैं, उसको पता नहीं क्या होगा। अब इसका मुझे पता कैसे चलेगा? फ्यूचर इवेंट दैट इज डिसीजन ऑफ कोर्ट। अब ये ना कहने लग जाइएगा कि अगर मैं लाहौर हुआ हाई कोर्ट में हूं तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है? ये ना कहने लग जाइएगा कि अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट में हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका फैसला क्या आना है। सर आपका नाम क्या है? बड़ा आपने सेंसिटिव सवाल पूछ लिया। लाहौर हाई कोर्ट, लोहार हाई कोर्ट। ये जो आपके उसामा भाई हैं ये मुझे आपको बता देंगे, फिर तो ऑब्वियस है कंपनी जीतेगी। तो हम इस कोर्ट के अलावा हम बात करते हैं कि अच्छा एक बार लेक्चर खत्म कर लेना, फिर एंड पे बात करते हैं नाम क्या है क्या करते हैं। अगर मुझे पता चलेगा फ्यूचर में जो डिसीजन आना है कोर्ट का, इसका मतलब डिपेंडेंसी होगी, कंटिंजेंट हो गया वो डिसीजन के ऊपर। आते हैं जो आपके ऊपर 10 मिलियन पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो ये पास्ट में, प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्योंकि ये कंफर्म होगी अदालत के उस फैसले से, कंपनी को नहीं पता क्या होगा, इसीलिए हम इसकी कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। हाँ, एक इसका अच्छा सा एक डिस्क्लोजर इसमें सारे शशके मशके डाल देंगे तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक केस, एक एग्जांपल। कंटिंजेंट एसेट्स के ऊपर आते हैं। अब मेरे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो केस हैं। क्या है मेरे पास? कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो केस हैं। अच्छा ठीक है मोहम्मद सगीर भाई, कंटिंजेंट लायबिलिटी के मेरे पास दो केस हैं। एक था ये वाला जिसमें सारी चीजें थी और यहां पे मैं अमाउंट नहीं एस्टिमेट कर पा रहा था। दूसरा में आया था परसेंटेज पे, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट से पॉसिबल एप्लीकेशन हुआ। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं एसेट के साथ। ये कहता है केस 2 के साथ इसको हमने कंपेयर करना है क्योंकि इसकी सारी चीजें सेम है, सारी चीजें इसकी सेम है, सारी चीजें इसकी सेम है। जैसे ये लायबिलिटी है कंटिंजेंट एसेट का, केस 2 की सारी कंडीशन सेम हो और वो एसेट हो तो दैट विल बी कॉल्ड कंटिंजेंट एसेट। जो ट्रीटमेंट हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी का पढ़ा वही ट्रीटमेंट होगा कंटिंजेंट एसेट का। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ ना, हाँ ना ते करो साजी। वेरी क्लियर सर, ओके, थैंक यू शुएब भाई। आगे चलते हैं। ये हमने डेफिनेशन, ये परसेंटेजेस भी हमने देखी, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं आगे इसकी एग्जांपल पर, देखते हैं इसमें क्या होता है। दिसंबर के एंड के ऊपर हमने, जैसे हमारे पर केस फाइल हुआ था, अब हम उनसे बदला लेते हैं। रुको जरा, हमने उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया। अभी 10 मिलियन मेरे पर किया था ना, अब आ जा फिर। अच्छा, हम अब उस कंपनी पे जा रहे हैं जिसने हमें अच्छी चीजें नहीं दी। अब इसमें हमारा लॉयर भी कह रहा है कि यार प्रोबेबिलिटी है कि हम शायद केस जीतते हैं। प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज कर रहा है, बट हमें पता है, हमें पता है ये पॉसिबल इवेंट है, कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हमें पता लगेगा, इसीलिए हम उसका जस्ट डिस्क्लोजर देंगे, जस्ट डिस्क्लोजर देंगे कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी केस 2 ये सेम है एंड वाइस वर्सा है। क्या आपकी कोई इंटीग्रेशन, कोई लिंक बन रहे हैं चीजों के दोस्तों? जी बताइएगा। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना कोई, वैसे भाई चलें आगे चलते हैं जी। हाँ जी, आगे हमारी क्या कहानी है? हमारी कहानी है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट।
ये बड़ी मजे की कहानी है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मिस्टर जी के साथ कि यार मैं तुम्हें ना मकान बना के दूंगा, अगर मैंने मकान बना के ना दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा जुर्माने के तौर पे। जुर्माना लिखते हैं उर्दू में, जुर्माने के तौर पे मैं 10 लाख आपको दूंगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, काम करता रहा, अचानक से हुकूमतें चेंज हुई, सीमेंट के रेट बढ़ गए, मजदूरी के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, सब चीजों के रेट बढ़ गए। अब मैंने प्लान किया हुआ था कि यार मैं ये सारा कर करा के भी मैं कोई 15 लाख बचा लूंगा। अब इन रेट की वजह से मुझे लग रहा है यार मुझे तो नुकसान हो जाएगा। अब आपने देखना है आपका नुकसान और जुर्माना जो कम हो, जो कम हो, उर्दू में क्लास शुरू हो गई दोस्तों, जो कम हो उसे ऑप्ट कर लें, इसे कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। इसको आगे डिटेल में देखते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मेरी कॉस्ट, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, जो मुझे उससे फायदा होना है, जो मुझे उससे प्रॉफिट होना था उससे मेरी कॉस्ट बढ़ी, यानी कि मुझे नुकसान हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक तो मैं उस कॉस्ट को पकड़ूंगा जो मुझे लॉस हो रहा है, उस लॉस को पकड़ूंगा और मैं देखूंगा जो मुझे जुर्माना होना था उसमें से किसको प्रोविजन बुक करूंगा, किसकी जो कम फिगर होगी। लेट्स से कि अगर मैंने 10 लाख का फाइन रखा था कि अगर यार ये मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करके दूंगा, अब मैं देखता हूं कि यार अगर मैं इसको कंप्लीट करने बैठता हूं तो मुझे 12 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यार 2 लाख बचाओ, इस पे अपनी प्रोविजन बुक कर लो, उसे कहो जी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, मुझसे जुर्माना ले लो। इसको कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जितना उस काम को कंप्लीट करने के बाद आपको नुकसान होना है वो देखें, अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते उस पे आपको कितना जुर्माना होना है वो देखें, उसमें से लोअर पकड़ें, उसके ऊपर प्रोविजन बुक कर दें। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको समझ आ गया? इन शॉर्ट तब्दीली अरे यार सर कंटिंजेंट एसेट में केस 1 होता तो मैं जरूर बताता, उसमें केस 2 है। जब बात हम करें कंटिंजेंट एसेट बनेगा आगे, ठीक है जी। रिपीट, क्या रिपीट करूं दोस्त सामा भाई, ये पूरा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इससे गुडविल खराब नहीं होगी जी। मैं इसको पहले पूरा रिपीट करता हूं, लेट्स से फिगर्स के साथ आते हैं। मैं देखता हूं कि मैं कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा यार मुझे इससे पैसे मिलने हैं कोई 50 लाख। मैंने अब 4 तरह के काम करने हैं जिसमें लेबर शेबर, मजदूरी, बिजली, मशीनरी, सब कुछ, गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस सब मिला के मेरी कास्ट है 35 लाख। इसका मतलब मुझे 15 लाख का प्रॉफिट होने जा रहा है अगर मैं ये बनाता हूं। अब ये मैंने कॉस्ट रखी थी 35 लाख, अचानक से सारी चीजों के रेट बढ़ गए। अब मुझे लगता है कि यार ये कॉस्ट अभी मुझे जाके पड़ेगी कोई 50 लाख, और 35 लाख कॉस्ट है। यार ये तो मुझे तकरीबन कोई 62 लाख में पड़ रही है। कॉस्ट इतनी बढ़ गई, 100% महंगाई हो गई, 62 लाख कॉस्ट पड़ी। अब मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये मैं पूरा काम कंप्लीट करता हूं तो मुझे कितना फायदा नुकसान है। 50 लाख मुझे मिलना है, 62 लाख मेरी तामीर के ऊपर पैसे लगने, मुझे 12 लाख का नुकसान है। अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूं, अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूं, इस पे जो लॉस बनता है इसका मतलब है लॉस, जो लॉस बनता है वो पकड़ता हूं, वो देखता हूं, या अगर मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट में फाइन लिखा है वो है 10 लाख, इसको पकड़ता हूं। इसमें से अगर फाइन वाला कम है मुझे एक चूज लाजमी करना है, या तो मैं उसे बना के दूंगा वरना केस कर देगा, या मैं उसे बना के नहीं देता तो मैं फाइन दूंगा। तो इस लॉस में और इस फाइन में जो लोअर हो उस पर प्रोविजन बुक कर लो।
अब इस एग्जांपल के बाद समझ आ जानी चाहिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। चीज समझ आ गई? इससे गुडविल नहीं खराब होगी भाई, वो गुडविल नहीं हमारे सिलेबस में अभी। अभी अभी हम 1037 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल पढ़ते हैं। खान एंड कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट के मुझे तो इतने पैसे मिलेंगे, मैंने कॉस्ट इतनी लगानी है, कितना नुकसान है? 60,000 बन रहा है कुछ, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, पेनल्टी है अगर मैं नहीं करूंगा तो 50,000। दोनों फिगर्स आ गई। पेनल्टी और काम कंप्लीट अगर करता हूं तो नुकसान कितना, लोअर पे बुक कर लें प्रोविजन। इतनी एग्जांपल के बाद आप तो मेरे ख्याल में आराम से आ जाएगा। क्या ख्याल है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है दोस्तों? ओके, आगे चलते हैं। रेपुटेशन और गुडविल पे बात तो कर सकते हैं, बट आगे चलते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, अरे बड़ा बड़ा मुश्किल वर्ड है यार ये, रीस्ट्रक्चर, ये ठीक है। अगर 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 मैनेजमेंट, जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, वो सोचें कि यार मैं ना बिजनेस ही चेंज करता हूँ, ये बिजनेस चेंज करने का तरीका, मैं कहता हूँ यार मैंने ना 20 आउटलेट्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना सारे को ऑनलाइन कर देता हूँ। अरे ये सभी चेंज हो रहा है, कंडक्ट चेंज हो रहा है, स्कोप चेंज हो रहा है, नई चीजें बनाऊं, नई चीजें ऐड कर दूं, नई प्रोडक्ट ऐड कर दूं, कम कर दूं, इस तरीके से अगर मेरा ये इंटेंशन है, कैसे होगा? इसके लिए आपके पास डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। पंजाबी कहते हैं ना, इची बिची लिखी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड प्लान। इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये डिटेल्ड प्लान है और आप रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, तो लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होंगी जो कि इसकी अफेक्टेड पार्टी है। लेट्स से कि मैं एक चेन बंद करके दूसरी चेन स्टार्ट करने लगा हूं और उस चेन का एक बंदा है जो अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने कुछ अनाउंस किया होगा कि भाई आपको पैसे देंगे। अगर ऐसा कुछ है कि दोनों काम होते हैं, इसको मैं कहूंगा रिस्ट्रक्चर हो रहा है, मैं क्या करूंगा, इसकी प्रोविजन बुक करूंगा अगर ये दोनों पूरे होते हैं। ये जहन में रखिएगा, डिटेल्ड प्लान ईची बीची लिखी हो, जो उससे रेलेवेंट पार्टीज हैं वो अफेक्ट हो रही हो, अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी। क्या इस लॉजिक की समझ आ गई आपको दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों? एक हाँ ना तो दे दें ताकि मैं आगे चलूं। अगर नहीं, क्या क्या अगर नहीं भाई? मोटी मोटी समझ आई है? जी जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिसंबर से पहले कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपना एक सेगमेंट क्लोज कर रहे हैं। अब इसमें एम्प्लॉइज होंगे, हालांकि थियोरेटिकल करवाया जा सकता था, बट एग्जाम्पल इसलिए लिखी है ताकि जो उधर थोड़ी सी समझ आए, एग्जाम्पल के बाद ये हो तो 100% क्लियर हो जाए। 6 महीने में वो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, उनके पास डिटेल्ड प्लान है। अब ये जो सेगमेंट क्लोज कर रहे हैं, इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें फारिग करना पड़ेगा। अगर ये एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहां पे जो लोग हैं उनको रिट्रेन करना पड़ेगा, या और इस सेगमेंट की जो सेल है उसके ऊपर लॉस है वो ये वाला। अब जो अफेक्टेड पार्टी का था ना, आप इस चीज को देखें, इस लाइन को, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैं जब एक सेगमेंट ही बंद कर रहा हूं तो मैं एम्प्लॉयज को फारिग कर रहा हूं, एम्प्लॉयज को फारिग कर रहा हूं तो जाहिर है अफेक्टेड पार्टीज की कोई एक्सपेक्टेशन होंगी, दोनों में से कोई एक पूरा नहीं होगा तो भाई ये रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आएगा। अभी बताया दोनों पूरे होंगे तब ये उसमें आएगा, उसकी कोई प्रोविजन बुक नहीं करेंगे। अगर उस पर कोई नुकसान होता है तो कंपनी का अपना नुकसान होगा, उस लॉस की एंट्री करेगा। अच्छा,
अब ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको हम फारिग कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी यार कोई एज पर पॉलिसी, कोई नुकसान, कोई आखिरी सैलरी, कोई गोल्डन हैंडशेक, कुछ तरह की चीजें जो एज पर पॉलिसी में है, कंपनी की पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी। प्लान तो मैं बना लूंगा, अच्छा यार ये अब सेकंड में क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैं बेचने लगा हूँ, मेरे पास इतने पैसे आएंगे, मैं फलां सिटी में जाऊंगा, वहां पे जमीन लूंगा, मेरे पास ये बंदा है, ये प्लान है, ये मैं बिल्डिंग खरीद लूंगा, इतने पैसे लगेंगे, ये मैं इलेक्ट्रिसिटी का करूंगा, ये मैं यूनिट ले आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्लान बन जाएगा। बट ये इसके साथ ये जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये भी अफेक्टेड पार्टीज भी उसमें आ जाएं और ये दोनों पूरी हो रही है और आप ये वाकई में करना चाह रहे, रिस्ट्रक्चरिंग करने, एक है सोचना यार मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर दूं, अगले दिन यार नहीं यार मैं फजूल सोचे ऐसी। भाई अगर ये वाकई में करने जा रहे हो, आपकी पार्टीज अफेक्ट हो रही हैं, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी। एक ही चीज थी इसमें। जी क्या ख्याल है? आप एग्जांपल क्लियर है? कौन थे भाई, मैं देख लूं सवाल किनका था। क्या अब एग्जांपल क्लियर है दोस्त? शुएब भाई, शुएब भाई की एग्जांपल भी थी। शुएब भाई ने कहा मोटी मोटी समझ आई इसकी। शुएब अगर आप क्लियर है तो बता दें, एक आपका यस चाहिए आगे मूव करने के लिए। जिस तरह क्लियर है चलें, थैंक यू। आगे चलते हैं। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट भी मजे का कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है जो आपने पैसे लगाए हैं आपको मिल जाएंगे। लेट्स से आपने 100 का आज एक्सपेंस किया, आपको लगता है कि यार इसके अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में मिल जाएंगे 90 रुपए। इसको कहते हैं रीइंबर्स करना, इसको कहते हैं रीइंबर्स करना। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखूं, गारंटी ऑफर करता है कस्टमर को दुकानदार, और दुकानदार को गारंटी ऑफर करता है कंपनी बनाने वाली। अगर 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 एक कार के ऊपर कोई काम शोरूम वाले करें और उनको पता हो कि जितना मैं खर्चा करूंगा या जितने पार्ट्स इनको मैं दूंगा मुझे कंपनी दे देगी, इसका हुआ एक्सपेंस इससे इसको वापस मिल जाने, इस पूरे सिनेरियो को वापस मिलने को मैं कह रहा हूं कि दिस इज रीइंबर्समेंट। क्या इस पहले वर्ड का मतलब समझ आया? वर्ड का मतलब समझ आया? यस भाई, ट्रेनिंग कॉस्ट तो अगली जगह पे जाके करनी है ना। मेरी अफेक्टेड पार्टीज तो अभी वाली है ना, आगे नए बंदे आएंगे उनको ट्रेन करवाऊंगा तो काम करवाऊंगा, वो एक अलग चीज है। मेरी अफेक्टेड पार्टी अभी थी जिसको मैं सेगमेंट खत्म करने पे, बेचने पे अभी मुझे टर्मिनेट करना है। आगे फ्यूचर में मेरा सेगमेंट, नया सेगमेंट लगेगा, ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, वहां पे लोग हायर करूंगा, उनकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, वो अलग चीज है, वो नई कॉस्ट होगी, वो आगे होगा। ठीक हो गया जी, हमें क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। अब ये अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, करना क्या है? ये चीज इसमें रीइंबर्समेंट में कुछ चीजें याद रखने वाली है अगर आप रीइंबर्समेंट देखने जा रहे हैं। अगर ये वर्चुअली सर्टेन हो, इट मींस हमने किसी भी जगह पे मोर देन 95% परसेंटेज नहीं यूज की थी, हमने कहा था 95 था। 95% से ज्यादा तो वर्चुअली सर्टेन, ये वर्ड जहन में बिठा लें। प्रोबेबल की ये परसेंटेजेस हैं, पॉसिबल की ये परसेंटेजेस हैं। अरे रिमोट भी दे देता मैं, चलो। अगर ऐसा हो तो मैं एंट्री करूंगा, अगर ऐसा हो तो डिस्क्लोजर दूंगा, अगर ऐसा हो तो इग्नोर करूंगा। वाह खूबसूरत चार्ट बन गया। कहता है कि अगर ये काम होना है और आपको वर्चुअली सर्टेन है, मोर देन 95% आप श्योर हैं कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसकी एंट्री कर दें। क्या करने, कैसे करने वो भी देख लेते हैं। अगर प्रोबेबल है डिस्क्लोजर, अगर पॉसिबल है इग्नोर। क्या ये तीनों चीजें समझ आई आपको? क्या ये तीनों चीजें समझ आई आपको? एक हाँ और एक हाँ, ओके मिल गई। ये हमने जो बात की रिटेलर वाली अगर बात करें, उसने पहले अपनी प्रोविजन बुक की, अरे किधर है प्रोविजन बुक की, किस चीज की? जो उसका एक्सपेंस हुआ, जो उसने सर्विसेज दी,
फिर उसने रीइंबर्समेंट की एंट्री की कि मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, एंट्री सिर्फ यहां पे है जब मोर देन 95% वर्चुअली सर्टेन है, फिर मैं रीइंबर्स की इसको, ये हमारे एक अलग से रिसीवेबल होगा। ये हमेशा याद रखना है, इसको कभी सेट ऑफ नहीं करना, प्रोविजन के अगेंस्ट इसे कभी सेट ऑफ नहीं करना। प्रोविजन की एंट्री तो मैं करूंगा क्योंकि मैं अपने कस्टमर को जो मैंने वारंटी दिया है वो करके दे रहा हूँ, रिपेयर करके दे रहा हूँ, मेरे उसके ऊपर पैसे लगे, एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन बुक हो गया। अब मैं अपनी कंपनी वाले को कहूंगा भाई इसके अगेंस्ट पैसे, वो कहेगा जी वर्चुअली सर्टेन 95% से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, आप एक अलग रिसीवेबल की एंट्री करें, आपने प्रोविजन के अगेंस्ट उसे एडजस्ट नहीं करना। क्या ये बात हम समझ पाए हैं? कंटिंजेंट एसेट क्यों होगा? कंटिंजेंट एसेट नहीं होगा ये, कंटिंजेंट एसेट और चीज थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वही एग्जांपल। अब मैं इसमें एक चीज बता दूं आपको, ये जो रिटेलर है ये सिर्फ कंपनी का एजेंट है। अगर ठीक है, अब हम चलते हैं ये किस केस में, अगर वो एजेंट है और गारंटी डायरेक्ट, हमने यहां पे बात की गारंटी कस्टमर को दी, रिटेलर ने, उसने एक्सपेंस अकर किया, उसने सर्विसेज दी, उसने रिपेयर किया। अगर वो कहता है कि ये बंदा कस्टमर इसके पास आए ना, ਇੱਥੇ आए डायरेक्ट, फिर कहता है उन्हें कुछ नहीं करना। ये एक नोट बहुत अहम है, ये एक नोट बहुत अहम है। कहते हैं कि अगर आपका एक्सपेंस था 10 रुपए, तो आप रीइंबर्समेंट भी 10 रुपए की रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब मेरे ख्याल में रीइंबर्समेंट के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। एक यस अगर ओके है तो, एक यस अगर ओके है तो, भाईजान किथे गए हो? ओके, कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, बड़ी टाइम ले लिया। रीइंबर्समेंट की एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी XYZ कंपनी है, रिटेलर है, कुछ प्रोडक्ट उसने दी कस्टमर को और गारंटी ऑफर की। However, manufacturing has done the same with the retailer. चेन बन गई ना, उसने रिटेलर को कहा यार तुम आगे काम कर देना, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। कस्टमर ने कंप्लेन की है कि भाई ऐसे ही करके दो। इसको ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कितने लगेंगे? 5 लाख। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अगर रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टेन हो क्या करना है, रीइंबर्समेंट इतनी हो क्या करना है, प्रोबेबल हो तो क्या करना है, रीइंबर्समेंट पॉसिबल हो तो क्या करना है। पहले केस में एंट्री पास करनी थी। और एसेट रिसीवेबल डन हो गया, ये तो मैं लगाऊंगा ना। अगर मैं उसको सर्विसेज दे रहा हूं, मेरी प्रोविजन की एंट्री होगी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिसीवेबल भी बुक कर लूंगा। और हमने बात की थी ये नेट ऑफ नहीं करने, नंबर 1। दूसरी हमने बात की थी कि जो आपने प्रोविजन बुक की हुई है इससे वैल्यू ना बढ़े, एक्सीड ना करे, किसकी? रीइंबर्समेंट की। ठीक हो गया। दूसरे में डिस्क्लोजर, ठीक, ये तो होगा, मेरा काम है ये करना, ये तो मेरी प्रोविजन तो होगी। इसका डिस्क्लोजर जो अभी हम पढ़ रहे हैं रीइंबर्समेंट, ये तो होगा ही होगा। और इग्नोर। क्या रीइंबर्समेंट की डेफिनेशन आपको समझ आई है दोस्तों, भाई बुजुर्गों? थक गए हैं सारे, बाउंसर पड़ गया। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, अरे ऑलमोस्ट, जहूर भाई ना करें, एंड हो गया। बस बस तकरीबन कोई 4-5 मिनट। एक मजेदार चीज दिखाता हूं ताकि आप, जो हमने पढ़ा IS 37 का, जो हमने पढ़ा, इतनी सारी चीजें, वो आपको इस खूबसूरत, ये जो एनिमेशन चल रही है, एक पेज के ऊपर 100% IS 37 की लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं। अगर 37 कंफ्यूज करता है
तो ये और IS 10 का वो वाला एक पेज, क्या ही खूबसूरत समरी है आप लोगों के लिए, गिफ्ट है आपके लिए कि अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे स्टैंडर्ड पूरे पूरे नोट्स पढ़ें, जस्ट इस एक पेज को उठाएं, इसमें आप पूरा 37 रीड कर सकते हैं। अब आई एम डन। अब कोई सवाल है तो पूछें, मेरी तरफ से जो डिलीवर करना था वो मैंने कर दिया है। कोई सवाल अगर है, सवाल कोई कोई सवाल? ठीक है भाइयों, ठीक है फिर अगर कोई सवाल नहीं है, IS 10 का भी समराइज पेज शो कर दें। भाई मैं आपको आपको ये जो नोट्स हैं, ये जो सर उसामा वहीद है, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा PDF में, 100% नोट्स वो आपको दे देंगे। थैंक यू सर, योर प्रेजेंटेशन इज ग्रेट। SS लेना है, एप्रिशिएट सर, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं आप। सर आपका नाम? हाँ, अब मैं अपना नाम बता सकता हूँ। मेरा नाम है अजमल कांजू। मैं स्पेशलाइज्ड टीचर हूँ FAR 2 का एंड FAR 1। स्पेशलाइज से मुराद की काफी अच्छी वर्किंग है। एक है पढ़ाना, एक है वर्किंग होना आपके साथ। तो हर स्टैंडर्ड की बहुत अच्छी वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह। जी काफी स्पीड है सर आपकी। भाईजान उसामा भाई 2 घंटे में 2 स्टैंडर्ड जो आप कम से कम एक हफ्ते में विद एग्जांपल प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आपने करवाने हो तो जाहिर स्पीड तो रखनी पड़ेगी। हाँ, आप मेरे पास रेगुलर क्लास में हो, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर अपने बाकी नोट्स भी दे दें FAR 2 के। एहसान काशिफ भाई, एहसान भाई ऑडिट के लिए जो जो स्टैंडर्ड रेलिवेंट है, सर आतिफ हादी साहब और उसामा भाई ने रिक्वेस्ट की हुई है। जैसे 1037 है, 38 का सेशन होगा, IS 8 का सेशन होगा, रेवेन्यू का सेशन होगा, ठीक है, 16 का सेशन होगा, इनके सेशन होंगे। इनके आपको नोट्स साथ साथ मिलते रहेंगे हर सेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसके अलावा चाहिए और आप नहीं FAR 2 वगैरह करना है तो यस, आप उसामा भाई के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, फिर हम आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा जो फोकस है दैट इज IS 1037, उसको कवर करना है। ये पब्लिक सेशन है, मार्केटिंग का सेशन नहीं है कि मैं कहूँ मेरा नंबर लो, मैंने मैसेज करो, मेरे को ला के पढ़ो। तो जो मुझे सर आतिफ की और सर उसामा की रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शंस हैं दोनों की, 1037 हमने कर लिया है। इंशाल्लाह हम 1636 8 रेवेन्यू, ये मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड सर ने कहे हुए हैं, ये हम करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन होते रहेंगे जब तक ये ऑडिट से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो जाते। तो हमने कर लिए हैं, इसके नोट्स में सर उसामा वहीद को भेज दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लोज करते हैं, क्योंकि आप तो चुप करके हैंड फ्री करके लगा के सुनते रहे। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं तो मैं थक गया हूं। और 2 घंटे में यार अभी 4-5 मिनट पड़े हैं, वैसे बोला जा सकता है। और जी, और कोई है सवाल क्या खत्म करें? जी शेब भाई, जजाकल्ला, योर स्टाइल रिफ्लेक्ट्स योर हार्ड वर्क। थैंक यू यार। जी दोस्तों, और कोई सवाल, कोई चीज खत्म करें? ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी अगले सेशन में। और उसामा भाई, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, एंड थैंक यू सर आतिफ आबदी। अल्लाह हाफिज।